नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कथन और निष्कर्ष और कथन और पूर्वधारणा से संबंधित 5 ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं जिन्हें हल करने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे समझाने में ज्यादा लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो 2 सेकंड अधिक से अधिक एक प्रश्न हल करने में लगेगा। प्रश्न को पढ़ने के बाद ये सेकंड शुरू होगा और इसमें 5 प्रश्न है। ये पांचों के पांचों प्रश्न ब्रांडेड प्रश्न हैं। ब्रांडेड इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न 2018 के रियल वीडियो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देर न करते हुए, बकवास न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं, हिट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे इसलिए क्या किया है कि कथन अलग लिख लिया, विकल्प अलग लिख लिया। तो एक बार कथन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में भी आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा कि आप बार बार विकल्प देखें, फिर कथन पढ़े, फिर विकल्प देखें, फिर कथन पढ़े। ऐसा ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा। एक ही बार में पढ़िए कथन को, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी स्पीड ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तेजी के साथ पढ़ना है, एक एक शब्द को स्पेशली ध्यान देते हुए पढ़ना है, मन में बैठाकर एकाग्रचित होकर पढ़ना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा विकल्प पूर्वधारणा का या निष्कर्ष का सही है। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है इसमें कथन में। इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। इनकी यात्रा जो है बहुत आरामदायक थी। क्यों? क्योंकि हमने एसी श्रेणी में श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। बात समझना बिल्कुल आसान है, आम जीवन की बात है। इन्होंने एसी का टिकट कटाया था, इसलिए ये कह रहे कि हमारी यात्रा इस बार बहुत ही क्या थी, आरामदायक थी। मैं जितना आराम से पढ़ रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा परीक्षा में, इसलिए इतने बड़े वाक्य को आप 2-3-4 सेकंड में बस जल्दी से पढ़ लीजिएगा, ध्यान देते हुए कठोरता के साथ। अब लिख रहा है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है, यानी पूर्वधारणा का प्रश्न है। पूर्वानुमान का मतलब कथन कहने से पहले क्या सोचा गया ये बताना होता है, और यही निष्कर्ष रहेगा। तो कथन कहने के बाद इसका क्या परिणाम होगा ये बताना होता है। यही अंतर है पूर्वधारणा और निष्कर्ष में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये है विकल्प चारों, इसमें से बताइए कौन सा सर्वोत्तम विकल्प है जो उस कथन को कहने से पहले उस व्यक्ति के मन में रहा होगा। यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। जब समान ही आराम प्रदान करती तो वो एसी में क्यों टिकट काटाता, क्यों अपने पैसे की बलि देता? तो वो कथन से एकदम अपोजिट बात कर रहा है। जब सब में समान ही बात है, समान ही आराम रहता, तो वो एसी का टिकट कटा के अपने आप को क्यों बताता कि मैं इस बार बहुत सुविधाजनक आरामदायक यात्रा करके आया हूं? तो एकदम उल्टी बात है। दूसरा, रेलगाड़ी से यात्रा सड़क से यात्रा से बेहतर है। देखिए, सड़क से यात्रा से बेहतर है कि नहीं है, इसके बारे में कथन में कोई जिक्र नहीं किया गया है, और उससे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में से किसी रूप में इस बात से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो तुलना केवल स्लीपर सामान या इससे कर रहा है, एसी से तुलना कर रहा है। ट्रेन की बात कर रहा था, इसमें सड़क की बात, इसलिए भी पूर्वधारणा उसने नहीं सोचा होगा बोलने से पहले। एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं, और यही लग रहा है कि उसने शयनयान से ही तुलना करके बोला है कि मैंने इस बार एसी का डिब्बा टिकट कटाया है। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति यही समझेगा और यही निष्कर्ष सही लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बचे हुए विकल्प को भी पढ़ लेना चाहिए कि कहीं इससे भी अच्छा विकल्प न मिल जाए। एसी श्रेणी के डिब्बे के टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती होती है। उड़ान टिकटों से वो तुलना नहीं कर रहा था, आराम से स्पष्ट हो रहा है। उड़ान टिकटों का कोई जिक्र, वैसे तो शयनयान का भी जिक्र नहीं है, लेकिन वो ट्रेन के टिकट की बात करें तो ट्रेन ही वाले किसी बोगी से वो तुलना कर रहा था, आराम से पता चला। लेकिन उड़ने वाले, ये उड़ान वाली जो व्यवस्था है, इससे तुलना नहीं कर रहा था, ये स्पष्ट रूप से, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। मुझे व्याख्या करने में समय लग रहा है, आंसर हो जाता है सी। मुझे व्याख्या करने में समय लग रहा है, आपको हल करने में समय थोड़ी लगेगा, क्योंकि आप किसी को समझाएंगे थोड़ी कि जो आपके कक्ष निरीक्षक उसको आप समझाएंगे, आप तुरंत हल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला प्रश्न ये देखिए, ये है, चाहे तो वीडियो रोक खुद से उत्तर दीजिए या लगे रहिए। देखिए ध्यान से, आज पहले का दौर था कि ध्यान से पढ़िए, अब दौर है कि ध्यान से भी पढ़िए और तेजी से भी पढ़िए। मेक इन इंडिया, मन में ऐसा ही तेजी से बोलना है, भले ही आपके मुंह से आवाज ना निकले मन में, लेकिन ऐसा ही जोर से निकले। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट, ये मेन बात है, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट प्रदान कर दिया है। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी काल दर कम कर देंगे, यानी कि प्रति मिनट अगर 1 रुपया लगता था तो 50 पैसे लग सकते हैं, यानी ये कहना चाह रहा है निर्गामी काल दरों के कम कर देंगे। इस जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष का मतलब
इस कथन को कहने के बाद क्या परिणाम निकलेगा ये आगे की बात बताना है, या क्या निष्कर्ष निकलेगा ये हमें बताना है, इसका क्या फल पड़ेगा, परिणाम होगा ये हमें बताना है। तो दिमाग बैठ गया है। दो ही बात का है कि फोन निर्माण कंपनियों के लिए कर में छूट और प्रति मिनट शुल्कों में कमी। तो इसको ध्यान में रखते हुए विकल्प पढ़ते हैं, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम, कह रहा है कि कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, जबकि आपने देखा था कि कर में छूट दिया गया, यानी ये कथन से ठीक अपोजिट बात है, विलोम शब्द है। दूसरा, उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जब टैक्स में कमी होगी, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को कर में कमी छूट दिया जाएगा तो क्या होगा, उनके दाम कम हो जाएंगे, और दाम कम हो जाएंगे तो उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच, यानी लोगों के पास पहुंच भी तो ज्यादा बढ़ जाएगा। जब दाम सस्ता होगा, छूट मिलेगा तो मोबाइल पहुंच के साथ साथ और क्या होगा, तो इसके उपयोग के औसत मिनट में भी, क्योंकि मिनट की दर कम की जाएगी, 1 रुपया लग रहा था तो 50 पैसा किया जाएगा, तो औसत मिनटों की भी बढ़ जाएगी, यानी जो व्यक्ति 1 मिनट बात करे 2 मिनट करेगा, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। और ऐसा लग भी रहा है कि कथन में कुछ कुछ ऐसी ही बातें की गई थी। तो ये निष्कर्ष लग रहा है कि निकलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग सी और डी भी पढ़ेंगे तब इसको करेक्ट करेंगे। सरकार चीनी हैंडसेट के आयात पर प्रतिबंध लगाएगी। तो पूरा बिना पढ़े ही हम लोग समझ गए कि चीनी हैंडसेट पर प्रतिबंध लगाने या न लगाने का तो कोई जिक्र ही नहीं था। तो निष्कर्ष कैसे निकल जाएगा, मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी घटेगी कैसे, और बढ़ेगी भी तो क्यों बढ़ेगी, छूट दिया गया तो लागत बढ़ेगी कैसे, ये भी अपोजिट बात है, कभी सही नहीं होगी। यानी कुल मिला के हमारा आंसर बी ही निष्कर्ष के रूप में सामने आता है, आंसर है बी। अगला प्रश्न देखिए, विराट, अब देखिए क्रिकेट की दुनिया से प्रश्न आ गया। विराट यानी विराट कोहली, विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि विराट अभी क्रीज पर डटा हुआ है तो आराम से 30 रन 2 ओवर में, यानी कि 6-6 12 गेंद पे 30 रन बना लेगा। तो 30 रन बनाना 12 गेंदों में थोड़ा सा कठिन है, इसके बावजूद कह रहा है कि वो बना लेगा। इसका मतलब विराट पर लोगों का थोड़ा सा विश्वास ज्यादा लग रहा है। वो विश्वास कैसे बना होगा, ऐसे हवा में तो बन नहीं गया होगा, उसने कुछ ऐसा काम किया होगा भविष्य में कि इस पर लोगों का विश्वास बना होगा। तो ये बातों को देखते हुए पूछ रहे हैं इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वानुमान नहीं था, यानी ये बात जो बोला है इसके पीछे क्या पूर्वानुमान है, कौन सी ऐसी बातें विराट कोहली की होंगी, या कि ये बात बोला गया, बोलने वाले के मन में क्या चल रहा होगा कि उसने इतना कॉन्फिडेंस से ये बात बोला है। विकल्प ए में लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, विराट भारत के लिए भाग्यशाली है। भाग्यशाली होंगे या दुर्भाग्यशाली होंगे, ऐसा कुछ ही तो कथन में नहीं कहा गया है कि भाग्यशाली की तरफ इशारा करे। दूसरा, और कोई भाग्य के आधार पर कितनी बार जीतेगा चाहे हारेगा, तो ये बात बिल्कुल अलग है। दूसरा, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है, मजबूत बल्लेबाज होगा तभी वो कह रहा है कि पता नहीं कितना रन कितने ओवर में बनाना है, और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि कई बार देखा गया होगा कि विराट ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे रन बनाए हैं, तभी किसी ने ये बात बोली है जो कथन में कही गई है। यानी पूर्वधारणा इसी बात पर आधारित है, क्योंकि कोई भी पूर्वधारणा किसी न किसी तथ्य पे आधारित होती है। तीसरा, फिर भी हम लोग बी सही लग रहा है, लेकिन फिर सी डी, और फिर भी हम लोग चेक करेंगे सी डी को। अंपायर विराट के साथ उदार होंगे। क्यों उदार होंगे भाई, क्या मैच फिक्स किया गया है क्या, तो नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। गेंदबाज विराट को कमजोर गेंदबाजी करें क्योंकि वो कप्तान है, तो ये हंसते हंसते गलत काट देंगे, वैसे इसको भी हंसते हंसते गलत काट देंगे, और इसको थोड़ा सा डरते डरते तो गलत काट ही देंगे। भाग्य की बात नहीं होती है, तो आसानी से बी को ठीक किया जा सकता है बिना गलती किए हुए, आंसर है बी। अब अगला प्रश्न देखिए, आप कह रहे थे काफी दिनों से काफी छोटा वीडियो, इसलिए मैंने 2 प्रश्न के बदले इसमें 6 प्रश्न ले लिया है। देखिए, एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने, ध्यान देते रहिए एक एक शब्द पे, शिक्षा पूरी करने और नौकरी, शिक्षा और नौकरी में सेट होने के बाद, यानी शिक्षा लेने नौकरी में सेट होने, उसके बाद 25 वर्ष की आयु होने के बाद शादी करना चाहिए। यानी 3 चीज बोल रहा है, शिक्षा, और उसके बाद बोल रहा है कि नौकरी, और उसके बाद बोल रहा है क्या चीज, सबसे अच्छी वाली चीज शादी। तो इस कथन को निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान, यानी ये बोला गया है तो उसके मन में क्या पूर्वानुमान रहा होगा, इस बात को बोला है उसने तो उसके मन में इससे पहले, बोलने से पहले क्या चल रहा होगा, वो जरूर एक डायरेक्ट यही चीज चल रहा हो, इसके आस या पास का भी कोई चीज अगर कथन निष्कर्ष में होगा, विकल्प में होगा, तो वो भी सही होता है। बहुत दूर का
नहीं होना चाहिए, बहुत दूर का नहीं चलेगा, लेकिन कथन के आसपास का भी जो बात होता है वो सही होता है। पहला है 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी हो जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि 25 वर्ष की उम्र में शिक्षा भी लगभग पूरी होती है और विवाह उम्र भी हो जाती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति परिपक्व भी हो जाता है। तो शायद ये बात उसके क्या मन में रही होगी, ये बात क्या उसने सोच कर ही वो बात बोला है कि शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, नौकरी पा लीजिए और 25 उम्र में शादी कर लीजिए। तो कुछ इसी से मिलती जुलती अवधारणा उसके मन में बैठी होगी, तभी उसने ये बात बोला होगा। फिर भी हम लोग बाकी विकल्प भी चेक करेंगे। 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल है, ये बिल्कुल गलत है। मिल सकती हैं, ऐसा नहीं कहा कि मिलेंगी ही नहीं, वो तो बस एक राय दी है कि 25 साल की हो जाइए और इससे पहले शिक्षा नौकरी पा लीजिए तो आराम से शादी कर लीजिए, ये बोला। लेकिन ये नहीं बोला कि मिलेगी ही नहीं, उसने बेटर बताया है। तो ये गलत है। लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती। तो ये भी नहीं कहा गया कठोरता के साथ कि स्वीकार ही नहीं करती, ये कहा कि करना चाहिए। लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती, जरूर करती है, अशिक्षित से भी शादी करती है, बेरोजगार से भी करती हैं। और ऐसा कहा नहीं गया कि एकदम करेंगी नहीं, वो बस बेटर बताया है कि 25 साल का हो जाइए, शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, तब शादी करनी चाहिए। नहीं कहा कि लड़कियां करती ही नहीं है। इसलिए यही वाला जो पहला निष्कर्ष है, पूर्वधारणा है, निकलता है। आंसर हो जाता है ए। अब देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए लिखा है, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे, ध्यान दीजिएगा, वेतन वृद्धि नहीं, सबसे अधिक, यानी सभी कर्मचारियों से सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, बात पे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है, सभी कर्मचारियों में सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। क्यों? तो क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा, यानी जितने भी कर्मचारी उनमें सबसे बेटर, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अपने सभी लक्ष्य, एक दो नहीं, सभी लक्ष्य को हासिल किया। सब नंबर 1 वाला काम इसने कुल मिला के किया है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? यानी ये बोला गया है, तो इससे पहले बोलने वाले ने क्या सोचा होगा, देखते हैं हम लोग। यानी किस पूर्वधारणा के आधार पर ये सब कहा गया है? नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया क्या बोला है यहां पे। कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। यानी इस कथन से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है, यानी 3 विकल्प ऐसे होंगे जो कुछ कुछ मिलते जुलते होंगे इस कथन से, पूर्वानुमान निहित होगा, लेकिन एक होगा जो एकदम इससे दूर होगा, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न। कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है ये बताना इस कहानी के, स्टोरी के आधार पे। उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए सही बात है, क्योंकि उसने उच्च प्रदर्शन किया था तो उसको वेतन वृद्धि मिली। तो ये बात सही है कि उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, सही है। लेकिन इसमें पूछा गया है क्या चीज, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। अब आगे देखते हैं, तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन, सही बात है। लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो उच्च प्रदर्शन रहेगा, और लक्ष्य प्रदर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ये भी क्या है, सही है। तीसरा, महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, यही गलत है, क्योंकि कथन में यह नहीं कहा गया कि महेश के अलावा किसी ने प्राप्त ही नहीं किया। यह कहा गया कि महेश ने सभी लक्ष्यों को पूरा किया, और यह भी मान सकते सबसे ज्यादा लक्ष्यों को पूरा किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कहा गया कि किसी ने किसी लक्ष्य को पूरा ही नहीं किया। और इसमें कहा है कि महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किया, यानी किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। जबकि कथन में कहा गया था कि बाकी सबने भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा लक्ष्य, सभी लक्ष्यों को पूरा करने वाला महेश था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, यानी यही गलत है और यही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम लोग डी देखते हैं। इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों के वेतन वृद्धि कम थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि महेश की हुई है, यानी कि बाकी की उससे कम हुई है, यही कहा जा रहा है। ये सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी, क्योंकि यही निष्कर्ष, यही पूर्वधारणा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आज का छोटा सा बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।